हाय, मैं सौरभ कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल वन विजन क्लास पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी फिजिक्स की सीरीज़ चल रही है और उसमें हमने फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ी है, सेकंड यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। थर्ड यूनिट मैग्नेट वाली जो चल रही है उसमें मैंने एक वीडियो बनाया, इससे पहले वाला आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देखिए। हम आज फर्स्ट फिजिक्स की सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे। ये कुछ टॉपिक आज मैं जो थर्ड यूनिट है वो और फोर्थ यूनिट पढ़ा दूंगा और फिफ्थ यूनिट में से भी आपको कुछ बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बाकी इसमें कुछ में है नहीं, ऐसे 2 टॉपिक हैं उसमें। और जो इससे मैंने पहले वीडियो बनाई 7-8, आप उन्हें जाके देखेंगे तो आपका शायद फर्स्ट फिजिक्स का काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका फर्स्ट फिजिक्स का काम हो जाएगा। अब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ाए हैं मैंने, कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं कराया, क्वेश्चन टाइप से ही कराए हैं, ऐसे आप देख सकते हैं उसे। तो आज हम पढ़ेंगे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा हुआ है कि धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र का मान या बायो-सैवर्ट का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपसे पूछेगा बायो-सैवर्ट का नियम क्या होता है, ये आपसे कहेगा किसी धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र की स्थापना कीजिए। तो बायो-सैवर्ट ने क्या किया था, एक तार लिया था PQ जो आपको दिख रहा है, इसकी लंबाई पता नहीं कितनी है, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसका एक छोटा सा भाग ले लिया AB जिसकी लंबाई डेल्टा L है, और थीटा कोण बनाते हुए क्या कर दिया, एक बिंदु P लिया है जो R दूरी पे है। ठीक है, और यहाँ पे आपको डेल्टा V का मतलब होता है कि अगर आपने छोटा ही भाग लिया है तार का तो आपको छोटा ही चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा यहाँ पे डेल्टा V P डैश पे जो R दूरी पे तार से 3-4 बातों में निर्भर करता है। पहली बात ये कि ये चुंबकीय क्षेत्र इस बात पर निर्भर करेगा कि इसमें धारा कितनी प्रवाहित है, यानी जितनी धारा इस तार में ज़्यादा होगी उतना इसका चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो तार की लंबाई ली है आपने, यानी जितना तार बड़ा होगा उसका चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज़्यादा होगा। तीसरी बात उन्होंने ये बताया कि ये जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी जितनी दूरी पे आप ज़्यादा जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कम होता जाएगा। यानी अगर आप चुंबकीय क्षेत्र अगर तार के पास है तो आपको चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा लगेगा, और अगर आप उससे दूर जाते हो तो कम लगेगा। तीसरा बताइए, ये लंबवत होता है। अच्छा, लंबवत क्यों ज़्यादा होता है क्षेत्र, आप ये बता दो। जैसे आपने देखा होगा ना, चुंबकीय बल रेखा अगर आप बनाते हो तो ऐसे बनाते हो, ऐसे करके ऐसे, तो उनकी जो लंबाई होती है बीच में ज़्यादा होती है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र। तो लंब के लिए क्या लेते हैं, साइन थीटा। क्या लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं। तो ये 4 बातों पर निर्भर करता है, धारा पे, तार की लंबाई पे, और जी तुम्हारा साइन थीटा पे, और R स्क्वायर। जब आप इन चारों समीकरण को मिलाओगे तो आप देखोगे I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अगर आप नियतांक को हटाएंगे तो आप पाएंगे K नियतांक आएगा। K यहाँ एक नियतांक है, इंपोर्टेंट है ये, जिसका मान होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसकी भी वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस के 7। आप इसका मात्रक याद रख सकते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। यहाँ पे म्यू नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता। इसका मान आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है 4 पाई × 10⁻⁷। इसका मात्रक भी आपको याद रखना है, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, इसकी विमा आपको याद रखनी है mL/t-2 और a-2। क्या याद रखनी है इसकी विमा, mL/2 t-2। देखो एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, आपसे कह सकता है सिद्ध कीजिए म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c² या c इज इक्वल टू 1/√, में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इसका मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन थ्योरी में आ गया तो क्या कहेगा, आपसे कहेगा सिद्ध यानी निर्वात की विद्युतशीलता, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे, निर्वात की विद्युतशीलता, और म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। तो आपसे कहेगा निर्वात की विद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता में क्या संबंध होता है, स्थापित कीजिए। तो आपको या तो संबंध याद रखना है आपको डायरेक्ट कि c इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है रूट में, या आप इसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपको पता होता है एप्सिलॉन नॉट कहाँ यूज हुआ होगा। तो हम जब फिजिक्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फिजिक्स, तो उसमें पढ़ते हैं कूलॉम का नियम, जहाँ पे दे रखा होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻⁹। अगर यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो आप क्या करें, इसको तो इधर ले जाइए एप्सिलॉन नॉट को, यानी ये तो यहाँ लिख जाएगा, और ये 9 × 10⁻⁹ नीचे आ जाएगा 4 पाई के मल्टीप्लाई में। तो एप्सिलॉन नॉट कितना आएगा, 1/4 पाई × 9 × 10⁻⁹। समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। अभी आपने देखा है कि म्यू नॉट का मान कितना है, म्यू नॉट का मान है भैया 4 पाई × 10⁻⁷। इसे आप सेकंड लिखेंगे। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये इसकी वैल्यू 1/4 पाई × 9 × 10⁻⁹ इंटू 4 पाई × 10⁻⁷। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ये 9 ऐसे ही रहेगा, ये पावर 7 है, ये नीचे आगे क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो 9 और 7 कितना, 16। इसे लिख सकते हैं 3 9 का वर्ग होता है और 16 को 8, यानी 3 × 10⁸ यही क्या होता है, ये होती है प्रकाश की चाल निर्वात में। क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो ये हो गया म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c², या आप यहाँ c निकालोगे तो ये रूट हो जाएगा, यानी c इज इक्वल टू 1/√, में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन। अच्छा, लिखने का सिर्फ इतना मामला है मेरा कि ये जल्दी टाइम में आप बहुत सारा कवर कर सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अभी हमने पढ़ा है बायो-सैवर्ट का नियम।
जिससे हमने क्या निकाला, एक धारावाही चालक था उसके समीप क्या निकाली हमने, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र निकाला। अभी उसी का जस्ट ये क्वेश्चन उसी पे डिपेंड है कि धारावाही वृत्ताकार लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यानी आपसे कहेगा कि बायो-सावर्ट का नियम से आप क्या समझते हैं, इसके आधार पर किसी धारावाही चालक धारावाही वृत्ताकार लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो बना हुआ है ये क्या है, धारावाही कुंडली है या लूप है। अब ये कुंडली ये होती है, मैंने कई बार बताया होगा, ये कुंडली है। अगर आप इस पे ऐसे फेरे लपेट देते हो, इसको क्या किया गया, यहाँ पे गोल कर दिया गया है मोड़ के। क्या कर दिया गया है, इसको यहाँ पे गोल कर दिया गया है बस। तो हम क्या निकालेंगे, माना एक धारावाही कुंडली है, लूप है, वृत्ताकार लूप या कुंडली है, जिसमें क्या है, आई धारा प्रवाहित है। क्या प्रवाहित है, आई धारा प्रवाहित है। तो हम लिखेंगे कि बायो-सावर्ट के नियम से खंड जो डीएल लिया है, जैसे अब जानते हो बायो-सावर्ट के नियम में आपको एक तार का खंड लेना होता है, ऐसे हमने यहाँ पे एक तार का खंड लिया है, ये डेल्टा एल, इसकी त्रिज्या आर है। इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ऊपर की ओर होगा। क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। तो हमने कहा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होता है डेल्टा वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे थीटा क्या है, 90 है, साइन 90 का मान 1 हो गया, यानी ये वाली मान वैल्यू 1 हो गई। क्या हो गई, 1 हो जाएगी। तो हम कहेंगे पूरी कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। भाई हमें तो तार के ये पता है, बायो-सावर्ट का नियम तो यही बताता है सिर्फ कि एक खंड के लिए आपको पता है। आपको कहाँ बताना है, आपको बताना है पूरी कुंडली के लिए, यानी पूरी वृत्ताकार लूप के लिए। तो हमने कहा ठीक है, आप समेशन लगा दीजिए। समेशन लगा दिया हमने। समेशन का मतलब होता है टोटल एरिया, ये पूरी परिधि चाहिए। अब आपको इतने भाग का पता है, पूरी परिधि का चाहिए। तो आप कहेंगे समेशन एन कहाँ लगेगा, यहाँ पे डेल्टा एल जो लंबाई दे रखी है इस पर समेशन लग जाएगा। अभी समेशन का मतलब क्या है कि इस तार की पूरी लंबाई, अब ये क्या है, ये तो वृत्ताकार है, इसका मतलब इसकी परिधि होगी। अगर इसकी त्रिज्या आर तो क्या होगा, 2 पाई आर होगी। क्या होगी, इसकी लंबाई 2 पाई आर। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, डेल्टा एल की जगह, इसकी जगह क्या 2 पाई आर। तो 2 से पाई कट जाएगा, 2 से 2 जब 4, आर स्क्वायर से 1 आर, तो ये बचेगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। यदि कुंडली है तो इसमें फेरे की संख्या अगर n होगी तो n का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी n गुना चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। अच्छा ये भी दे रखा है एक आपसे, अगर अभी तो आपसे ये पूछा था कि धारावाही वृत्ताकार लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अगर मान लीजिए ये सवाल ऐसे आ जाए कि धारावाही वृत्ताकार लूप या कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। कहाँ कीजिए, अक्ष पे। देखो अगर आप यहाँ ज्ञात करो तो केंद्र है, अक्ष का मतलब होता है कि आप ऐसे ज्ञात करो, यहाँ ये अक्ष है। तो ये भी मैंने बता दिया, आप देख लें। अगर इसकी त्रिज्या क्या है, a है, अगर ये केंद्र से x दूरी पर बिंदु P है और ये दूरी r है, तो इसका आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना कि अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी किसी कुंडली के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला होता है B इक्वल टू, ये सेम है, म्यू नॉट एन आई, ए स्क्वायर आ जाएगा और नीचे 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर होल में कितना 3/2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो आप ये भी याद रख सकते हो कि अगर किसी आपको वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला पूछेगा, वैसे डेरिवेशन तो इसका आएगा नहीं, फॉर्मूला ही पूछ सकता है 2 नंबर में, तो आप लिखेंगे v इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर होल पावर 3/2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं हम। हमारा अगला टॉपिक है कि 2 समांतर धारावाही तारों के बीच बल तथा उनके आधार पर एम्पियर की परिभाषा। यानी आपसे पूछेगा 2 समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल के सूत्र की स्थापना कीजिए तथा उसके आधार पर एम्पियर के नियम की परिभाषा दीजिए, एम्पियर की परिभाषा दीजिए। ठीक है, 1 एम्पियर क्या होता है। तो ये 2 तार हैं PQ और एक R है, जिसमें I1 और I2 दोनों ही दिशा एक ही दिशा में धारा प्रवाहित है। आप इसे अलग अलग भी बना सकते थे, I1 को इधर I2 को इधर, तो ये बल फिर विपरीत दिशाओं में लगते। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, 2 तार हैं PQ और R है जिनकी लंबाई L है। पहले वाले तार में I1 धारा प्रवाहित है और दूसरे वाले में I2 है। तो हम ये कहेंगे जब तार PQ में I1 धारा प्रवाहित है उसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र, तो भाई अगर किसी तार में धारा प्रवाहित होती है उसका क्या होगा, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हम कहते हैं तार PQ में I1 धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V1 क्या होगा। अगर किसी तार में I1 धारा प्रवाहित है उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। तो ये लिख लिया मैंने V1 होगा इसके कारण, क्योंकि I1 धारा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन आर। अब इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसके कारण इस तार पे बल लगेगा। तो हम कहेंगे तार RS पर V1 के कारण लगने वाला बल, क्या लगने वाला, बल लगने वाला चुंबकीय बल, तो F बराबर IBL होता है। ये हमने पढ़ा था क्या, धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होता है, F बराबर IBL साइन थीटा। साइन थीटा तो 90 है, आपको दिख रहा है, तो IBL। लेकिन B कौन सा, जो इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था वो वाला लेंगे। तो मैंने क्या किया, F बराबर I2, यानी उसमें धारा I2 प्रवाहित है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है V1 और L।
अब B2 की B1 की वैल्यू आप लिखोगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर इंटू एल, तो आपसे अगर कैलकुलेट करोगे तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आगे I1 I2 अपॉन आर और एल को आप इधर डाइवर्ट कर लेंगे, न्यूटन प्रति मीटर हो गया। ठीक है, अब सेम कंडीशन होगी कि जो तार आर एस है उसमें भी तो I2 धारा प्रवाहित है भाई, उसमें भी धारा प्रवाहित है, उसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा B2। उसके हाँ, इस बल की जो दिशा होगी वो किधर होगी, PQ की ओर होगी, इस वाले बल की दिशा PQ की ओर होगी जो तार आर एस पे लग रहा है। अब हम कहेंगे तार आर एस में भी तो I2 धारा प्रवाहित है, इसी प्रकार तार आर एस में I2 धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन आर। क्या बदला, सिर्फ धारा बदल गई। अब इस तार में धारा प्रवाहित है भाई I2, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो इस पे बल लगेगा, इस पे बल किधर लगेगा, इधर लगेगा सेम। तार PQ पर B2 के कारण लगने वाला बल F बराबर I1, इसमें I1 धारा प्रवाहित थी, B2 यानी उस चुंबकीय क्षेत्र कारण लग रहा है इस वाले चुंबकीय क्षेत्र, इस वाले का जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका बल इस पे लग रहा है ना, तो हम कहेंगे I1 V2 L। अब B2 क्या है, सेम है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन आर हो गया भैया। तो यहाँ से आप L कैलकुलेट करेंगे सेम तरीके से, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर। आप देख रहे हो सेम बल लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि आपने धाराएं सेम है, I1 I2 भाई एक दूसरे बल लगाएंगे, ऐसा तो नहीं एक तार लग जाए भाई। अगर इस आप तार में धारा प्रवाहित कर दो, एक तार होता है तो इसका मतलब क्या था कि भाई दूसरे बल किस में अनुभव करोगे, इसीलिए दो तार लिए गए ये। मान लीजिए आपने इस तार में धारा प्रवाहित करते तो इसमें क्या होता, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता, लेकिन आप उसके बल का कहाँ अनुभव करोगे, इसीलिए दो तार लिए गए आपस में। आप देख रहे होंगे दोनों का बल क्या है, समान आ रहा है। क्या आ रहा है, समान आ रहा है, क्योंकि एक दूसरे पे लगा रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे पे लगा रहे हैं, दोनों की लंबाई समान है और दोनों की दूरी के बीच जो बीच की दूरी वो भी आ रहे हैं। तो यहाँ से अगर अब एम्पेयर के नियम की परिभाषा देनी है आपको, तो कैसे देंगे, आप कहेंगे यदि I1 I2 आपने 1 एम्पियर मान लिया, यानी आपको 1 एम्पियर की परिभाषा देनी, तो आपने क्या कहा कि सर I1 I2 को 1 एम्पियर मान लिया, नहीं तो 1 बन गया। आपने दूरी भी दोनों के बीच की 1 मीटर मान ली, क्या मान ली, दोनों तारों के बीच की दूरी 1 मीटर है। और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई क्या होता है, 2 × 10⁻⁷। अच्छा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, वैसे क्या होता है 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है ये। अब मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो अब ऐसे हो जाएगा, इसका मतलब 2 बचेगा ये। क्यों 2 बचेगा, क्योंकि हमें 2 की ना चाहिए, क्या चाहिए 2 की चाहिए, तो इसीलिए ये यहाँ से आया। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी, 2 × 10⁻⁷ हो गई। अब जब आप ये वाली वैल्यू, ये तो कितनी रखी आपने 2 × ये 1 1 हो गया सब, तो ये क्या बचा F अपॉन L कितना आ गया 2 × 10⁻⁷, कितना आ गया 2 × 10⁻⁷। अब यहाँ से एम्पीयर की परिभाषा कह देंगे, तो हम कहेंगे यदि एकांक दूरी, मतलब 1 मीटर पर रखे थे दोनों, तो हम कहेंगे यदि एकांक दूरी पर रखे, कितनी दूरी पर, एकांक दूरी पर रखे दो समांतर तारों में प्रवाहित धारा करने पर, क्या कहेंगे, दो एकांक दूरी पर रखे, कैसे रखे, एकांक दूरी पर रखे दो समांतर धारावाही तारों में धारा प्रवाहित करने पर यदि उनके बीच उत्पन्न बल, क्या कहेंगे, उत्पन्न बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर है, तो उस तार में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। दोबारा सुन लो कैसे कहेंगे, एकांक दूरी पर स्थित दो समांतर तारों के बीच में धारा प्रवाहित करने पर यदि उनके बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न हो तो प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। दोबारा सुन लो, इंपॉर्टेंट है, आपसे खाली एम्पियर की परिभाषा ही पूछ सकता है कि 1 एम्पियर की परिभाषा बताओ क्या होगी, तो आप कहेंगे एकांक दूरी पर स्थित दो समांतर तारों में धारा प्रवाहित करने पर यदि उनके बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न हो तो उस तार में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम एम्पियर का परपति नियम और उसके अनुप्रयोग। ठीक है, तो एम्पियर का नियम कहता है कि किसी बंद वक्र के परतः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का समाकलन, क्या कहा मैंने, किसी बंद वक्र के परतः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का समाकलन उस पृष्ठ से गुजरने वाली या उस बंद वक्र से गुजरने वाली धारा के म्यू नॉट गुना होता है, धारा का म्यू नॉट गुना। जैसे लिखा हुआ है कि नियम है इसका, किसी बंद वक्र के परतः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र से गुजरने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, अर्थात ये रेखीय समाकलन हो गया B.dl = म्यू नॉट अपॉन आई। इसका अगर डेरिवेशन करना चाहे तो आप कैसे करेंगे, आप एक तार ले लीजिए ऐसे अनंत लंबाई का PQ, इससे आपको r दूरी पर यहाँ dl लंबाई लिया आपने, क्या किया आपने कि ये एक तार है PQ अनंत लंबाई का, इसमें से I1 धारा प्रवाहित है, आपसे इससे r दूरी पे निकालनी है, तो आपने P बिंदु ले लिया और इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dl भी उसी दिशा में लिया है आपने तार का हिस्सा, ठीक है, जो काट रखा है। तो आप क्या कहेंगे कि माना अनंत लंबाई के तार में I1 धारा प्रवाहित होती है, उससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा था कि B = म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन r होता है। ठीक है, अभी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का पथ का अनुदिश रेखीय समाकलन कैसे करेंगे भाई, यानी क्या करेंगे, क्योंकि आपको क्या रखा है रेखीय समाकलन करना है, तो अब रेखीय समाकलन करेंगे
बैक ये समाकलन लगाया पूरे पृष्ठ का बी और डी एल। अभी आप इन दोनों के बीच में कितना कोण है मैंने बताया था, ये दोनों एक ही दिशा में, तो 0 डिग्री होगा भाई अगर दो सदिशों का। ये कौन सा गुणन है, अदिश गुणन है, तो हम कहते हैं बी डी ए। यानी अगर आपको ऐसे दे रखा है ए डॉट बी, तो आप इसे क्या लिखते हो, ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है, 0 है। कितना है थीटा, 0 है। तो आप ये कहेंगे सर कि ये तो बी डी एल हो गया खाली, भाई तो 0 बन गया। इसका मतलब इसी का करना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालनी है आपको। तो आप कहेंगे ये क्या होता है, पूरे पृष्ठ के लिए, इसका मतलब है पूरा पृष्ठ का। तो ये पूरी परिधि कितनी होगी, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर लिख दिया आपने, बी इंटू 2 पाई आर। तो आप कहेंगे ये किसके बराबर आ गया, बी इंटू 2 पाई आर के आ गया। अभी आप बताइए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन आई आ गया। तो ये किसकी स्थापना हो गई, एम्पियर के पर्वतीय नियम की। क्या होता है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। एक मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, इसका अनुप्रयोग एक ही आप कर लीजिए, काम चल जाएगा। अनंत लंबाई के धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र। सेम ये वाला फॉर्मूला आपको डेराइव करना है एक्चुअल में, जो अभी है इसके आधार पे, एम्पियर के पर्वतीय नियम के आधार पे। तो आपने कहा ये सेम चित्र बना लेना है, इसमें भी एक ताल लेंगे आप, ए पी क्यू, अनंत लंबाई के इससे आर दूरी पर आपको क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी बिंदु पी पर ज्ञात करनी है। तो आप कहेंगे सेम एम्पियर का पर्वतीय नियम क्या होता है भैया, समाकलन बी डी एल म्यू नॉट अपॉन आई, म्यू नॉट इंटू आई हो गया। अभी आप सेम कहेंगे बिंदु पी पर, क्या कहेंगे आप, बिंदु पी पर कहेंगे कि इन दोनों के बीच में जो कोण था कितना था, 0 डिग्री, यानी वी डी एल, ये तो बन गया, तो डी एल हो गया। अब डी एल कितना, 2 पाई आर होता है पूरा, मैंने बताया। 2 पाई आर को आप इधर ले जाएंगे तो 2 पाई आर आ गया, यानी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर आ जाएगा सेम। तो ये क्या है, ये इसका अनुप्रयोग है, कौन सा, कि अनंत लंबाई के धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे अब अगला टॉपिक चल कुंडली धारा मापी। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ चल कुंडली धारा मापी, तो हम कहते हैं इसका प्रयोग जो है अल्पतम विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया था। क्या किया था कि चल कुंडली धारा मापी का प्रयोग अल्पतम विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया था। अगर सिद्धांत की बात करेंगे तो इसका सिद्धांत चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या कहा मैंने, इसका जो सिद्धांत है, किसी धारावाही चालक अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर जो चुंबकीय बल आघूर्ण लग रहा है उसके सिद्धांत पर कार्य करेगा। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है निलंबन कुंडली धारा मापी, एक होती है कीलकत या वेस्टर्न, दोनों ही नाम एक ही है, कीलकत या वेस्टर्न धारा मापी। ठीक है, जो प्रयोगशाला में प्रयोग होते हैं वो हमारी वेस्टर्न धारा मापी होती है, इसीलिए हम कौन सी धारा मापी पढ़ेंगे, सिर्फ वेस्टर्न धारा मापी पढ़ेंगे। इसका प्रयोग प्रयोगशाला में होता है। अच्छा, कीलकत और वेस्टर्न में आप ध्यान रखेंगे, इसमें संकेतक लगा हुआ है पढ़ने के लिए कि कितना विक्षेप हो रहा है, और उसमें इसकी जगह पे क्या लगा होता है, दर्पण लगा होता है। अगर हम इसकी रचना की बात करें तो हम कहते हैं इसमें 2 स्थायी चुंबक हैं जिनके बीच में एक कुंडली है और ये फास्फोरस तार के ब्रांच है। इनमें एक स्प्रिंग T1 यहाँ लगी हुई है, एक स्प्रिंग T1 जो कि इसमें ऐंठन आए, ये ऐसे घूमेगा जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। तो ये पीवोट का मतलब होता है ये ऐसे घूम रहा होगा, क्या होगा, ऐसे घूम रहा होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो चुंबकीय बलागुण होता है टाउ बराबर NI sin थीटा होता है। जैसे अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र P sin थीटा होता है, ऐसे यहाँ पे NI sin, N क्या है, कुंडली में इसमें फेरों की संख्या है जो आप देख रहे हो, I धारा है और A इसका क्षेत्रफल है और B चुंबकीय क्षेत्र है, ये दोनों जिसका चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली रखी हुई है। तो टावर NI sin थीटा। अब जैसे ही आप इसमें क्या होगा, ये बलयुग्म उत्पन्न होगा, इसके कारण कुंडली में जुड़ी इसमें ऐंठन आएगी। क्या आएगी, इसमें ऐंठन आएगी। इसमें ऐंठन जो होगी टाउ डैश बराबर C फाई होगा। C क्या है यहाँ पे, मात्रक है, ऐंठन के लिए प्रयुक्त बलागुण का मात्रक है C यहाँ पे, और फाई क्या उसमें ऐंठन है कि कितनी। अच्छा, ये ऐंठन होगी ना तब ये संकेतक इधर से उधर होगा, अगर इसमें जितनी ऐंठन होगी ये संकेतक इधर से उधर होगा, जब भी सही धारा का मान पढ़ पाएगा, जितनी ऐंठन ज्यादा होगी, आप ऐसा कह सकते हो। तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा कि ये दोनों बलागुण क्या होंगे उस टाइम, बराबर होंगे, टाउ बराबर टाउ डैश, यानी C फाई बराबर NI तो C कितना आएगा, यानी I आएगा C फाई बट्टे NAB। अगर आप पूरे को इसको K मान लेते हो तो K हटा देते हो, K क्या है यहाँ पे, धारा मापी का परिवर्तन गुणांक, यानी कितना उसमें परिवर्तन आ रहा है, कि कितना मान बढ़ घट रहा है, उसका परिवर्तन गुणांक है क्या, K यहाँ पे। ठीक है, अभी इसमें दे रखा है कि इसकी ये जो धारा मापी है वैष्णव 2 बातों में निर्भर करती है। पहली बात तो ये कि इसकी कुंडली में भंवर धारा उत्पन्न होती है, यानी भंवर धारा का मतलब होता है कि जब आप किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से गति कराओगे तो उसमें एक धारा उत्पन्न होती है जो उसकी गति का विरोध करेंगी, और उन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। क्या कहते हैं, भंवर धाराएं, जो इसकी गति के उल्टे उत्पन्न होंगी। तभी तो लिखा हुआ है कि इसमें कुंडली में भंवर धारा उत्पन्न होती है, जैसे कुंडली शीघ्रता से विरामावस्था में आ जाएगी, यानी कुंडली घूमना बंद हो जाएगी। दूसरी बात इसमें दे रखी है कुंडली में विक्षेप प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, यानी इस कुंडली में उतना ही विक्षेप होगा जितनी धारा प्रवाहित होगी, यानी अगर धारा कम है तो विक्षेप कम होगा, यानी मान कम आएगा, इसमें ऐंठन कम आएगी, और अगर विक्षेप धारा में ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा आएगा। विक्षेप के लिए एक स्केल लगा होता है, इसे आपने देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से इसके अगर धारा की सुग्राह्यता चाहिए तो फाई अपॉन आई होती है। फाई क्या है यहाँ पे, फाई है भैया, ये
क्या है फाई, फास्फोरस बनाने की स्पीड में ऐंठन है फाई, तो फाई बट्टे आई, तो आई क्या है सी फाई बट्टे एन ए बी, सी फाई बट्टे एन ए, फाई से फाई कट गया तो एन ए बी आ जाएगा सी, और वोल्टेज शुक्र है तो बी एस सी एस बट्टे आर, सी एस बट्टे आर का मतलब ये अगर आप सी एस की वैल्यू रखोगे कौन सी एन ए बी सी, तो ये आ जाएगा एन ए बी सी आर, आर और ऐड हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये क्या है, ये है तुम्हारी चल कुंडली धारा मापी, इसे अच्छे से तैयार करिए, देखो फंस जाए तो ठीक है, फिर भी आप इसे तैयार कर लीजिएगा। अगर इसके अलावा कीलकत देते तो आप ये फिगर थोड़ा सा चेंज करके, बाकी अगर ये बातें आप लिख देते हो तो आपका आंसर ठीक है, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट। हमारा अगला टॉपिक है कि धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं और धारा मापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं। अच्छा, अमीटर तो धारा नापता है, वोल्टमीटर क्या नापता है, वोल्टेज। तो आप इस धारा मापी को वोल्टमीटर में और अमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जब आप धारा मापी कुंडली के समांतर क्रम में अगर कम प्रतिरोध का तार जोड़ देंगे, मैंने क्या कहा, यदि आप धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में अगर कम प्रतिरोध का तार जोड़ोगे तो वो अमीटर बनेगा। यदि आप धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में अधिक प्रतिरोध का तार जोड़ोगे तो आप क्या बनेगा, वो वोल्टमीटर बनेगा। यानी जब आप इस धारा मापी कुंडली के समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ रहे हो तो क्या बन रहा है, वोल्ट अमीटर बन रहा है। जब आप इसके श्रेणी क्रम में अधिक प्रतिरोध का तार जोड़ रहे हो तो क्या बन रहा है, ये वोल्टमीटर बन रहा है, ठीक है। तो धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, यानी जब धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं तो वह अमीटर बन जाता है, ठीक है। अभी आप इसमें किरचॉफ का नियम लगाएंगे यहाँ पे, तो आप जानते हैं धारा अगर आई प्रवाहित है तो आई एस तो कहाँ जाएगी, इस एस शंट की ओर, और आई जी कहाँ जाएगी, धारा मापी की ओर, ठीक है। तो हम कहेंगे जो कुल धारा होगी क्या होती है, संधि की ओर आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य, यानी बराबर होता है, आप कैसे कह सकते हो, तो आई बराबर आई जी प्लस आई एस होगा। तो यहाँ से आई एस कितना आएगा, आई जी इधर चला जाएगा। अभी आपको किरचॉफ का दूसरा नियम आता हो तो आप लगा सकते हैं कि इस बंद परपथ में, यानी क्या कहता है कि संगत धारा प्रतिरोध का गुणनफल किसके बराबर होता है, जो उसमें विद्युत वाहक लगे हुए सेल है उनके विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आप देखिए, आप यहाँ जाएंगे I1, इसका संगत प्रतिरोध S है और धारा IS, विपरीत दिशा में आप ऐसे जा रहे हो तो ये माइनस होगा, यानी धारा की दिशा प्रतिरोधी क्या है, विपरीत है, तो आप माइनस लेंगे। जिसने नहीं पढ़े किरचॉफ के नियम, आप पिछली वाली वीडियो में पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे लगाते हैं। IS इंटू एस, फिर आप विपरीत में आए तो माइनस लेंगे, IG इंटू जी, जी बराबर जीरो, यानी कोई सेल नहीं लगा हुआ है इसमें तो जीरो हो गया विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो आप कहेंगे IS इंटू एस बराबर IG इंटू जी हो गया। तो समीकरण 1 से आप देखेंगे IS की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आई जी माइनस एस इंटू आई जी, तो आई जी यहाँ से क्या आ जाएगा, यानी IS ये वाला, S क्या आएगा यहाँ से आई जी इंटू जी बट्टे आई माइनस के आई जी, यही क्या है, शंट का प्रतिरोध है। अगर आप इसका श्रेणी क्रम में प्रतिरोध निकालेंगे मीटर का, तो ये समांतर क्रम में, तो 1/s प्लस 1/g, या इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अगर आपको धारा मापी किस में कन्वर्ट करनी है, वोल्टमीटर में, तो मैंने क्या कहा कि आप धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में आप अधिक प्रतिरोध का तार लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये वोल्टमीटर बन जाएगा। इसका प्रतिरोध क्या होगा भाई, ये तो श्रेणी क्रम में G प्लस आर है, और धारा क्या होती है, ओम के नियम से V/R, क्या होती है V/R, आर क्या है यहाँ पे G प्लस जी। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप यहाँ से R की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या आएगी, V/IG माइनस के G। मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूँ ऐसे आपके लिए, चाहो तो आप निकाल सकते हो, ठीक है, आप निकाल ही लेना, टाइम कम है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आप अगला टॉपिक है हमारा, पृथ्वी के चुंबकत्व की मौलिक राशियां क्या हैं और इनमें क्या संबंध है, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकत्व की मौलिक राशियां क्या हैं, इसकी 3 राशियां हैं बेसिकली, एक तो दिक्पात कोण, एक नमन कोण, और इनके बीच में क्षितिज जो घटक होते हैं इसके वो। अगर हमसे कोई पूछे दिक्पात कोण क्या होता है तो हम कहते हैं पृथ्वी तल के किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच में जो कोण होता है उसे नति कोण कहते हैं। क्या कहा मैंने, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर एक तो भौगोलिक यामोत्तर जो हमारी पृथ्वी का है, एक चुंबक का जो होता है, उन दोनों के बीच जो कोण होता है उसे कहते हैं नति कोण। क्या कहते हैं उसे, नति कोण, सॉरी दिक्पात कोण, क्या कहते हैं उसे, दिक्पात कोण कहेंगे। अगर नति नमन कोण की बात करें कि यदि कोई चुंबकीय सुई घूमने के लिए गति करने के लिए स्वतंत्र है, क्या है, यदि कोई चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर में गति करने के लिए स्वतंत्र है, तब हम कहते हैं कि वह चुंबकीय यामोत्तर की स्थिति में आने पर, किसमें भाई, मैंने कहा था यहाँ पे क्या बताया दिक्पात कोण में, कि चुंबकीय सुई के चुंबकीय यामोत्तर भौगोलिक यामोत्तर के जो बीच का कोण है किसमें, वो है दिक्पात कोण। लेकिन जब आप चुंबकीय सुई घूमने के लिए स्वतंत्र गति करने के लिए, तो हम ये कहते हैं कि चुंबकीय सुई जो चुंबकीय यामोत्तर में आती है, तो उस स्थिति में आने पर जो क्षैतिज से कोण बनाएगी उसे कहते हैं नति कोण या नमन कोण। यानी दिक्पात कोण पृथ्वी तल के किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर एवं चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। नमन कोण या नति कोण, यदि कोई चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर में घूमने के लिए स्वतंत्र है यानी गति करने के लिए, तो वह चुंबकीय यामोत्तर की स्थिति में आने पर क्षैतिज से जिस कोण पर झुक जाती है उसे क्या कहते हैं, नति कोण कहते हैं। इसके 2 घटक होते हैं क्षैतिज में, एक तो होता है ऊर्ध्वाधर,
एच बी ई साइन थीटा, और एक होता है ऊर्ध्वाधर बी ई साइन थीटा, और एक होता है क्षैतिज एच बराबर वी ई कॉस थीटा। दो घटक हैं, एच बराबर वी कॉस थीटा और वी बराबर वी साइन थीटा। अगर आप इन दोनों का वर्क करके जोड़ेंगे तो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर कॉमन है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 हमारा। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बी ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का मतलब रूट चढ़ जाएगा। अगर आपसे नती कोण पूछे तो आप इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, बी ई साइन थीटा बट्टे बी ई कॉस थीटा, तो टेन थीटा बन जाएगा वी अपॉन एच। यही क्या है, नती कोण है। तो यहीं पे आपकी यूनिट समाप्त होती है। आप इसकी तैयारी करें अच्छे से। जितने टॉपिक मैंने कराए वही काफ़ी हैं, आप इसके एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं अगर आपका टाइम मिले तो, बाकी आप यही पढ़ लोगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी अच्छे से करो।